नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वटेजा श्री सिद्धिविनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, आवेशों के गुणधर्म क्या हैं। इस क्लास में हम कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों पर एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। कूलाम के अनुसार मान लेते हैं कोई भी दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं, इन दोनों के मध्य दूरी माना स्मॉल r है, तो कूलाम के अनुसार इस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण अर्थात Q1 तथा Q2 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक आता है। एक समानुपाती नियतांक आएगा। मान लेते हैं समानुपाती नियतांक यहां पर आ रहा है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो K है, K एक समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुना 10 की घात 9 होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की एक वैद्युतशीलता है। यह भी निर्वात के लिए एक नियतांक होती है। इसका मान 8.85 गुना में 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, यहां से हम कूलाम का नियम जो दोबारा लिख रहे हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यह कूलाम का नियम हम अदिश रूप में ज्ञात कर रहे हैं, केवल परिमाण के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। जहां पर K का मान हम पहले पढ़ चुके हैं। K का मान है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं क्योंकि बल है, बल एक सदिश राशि होती है, तो इसके लिए हम आगे कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ेंगे। अब जब भी Q1 तथा Q2 दोनों का गुणनफल एक धनात्मक राशि है, दोनों का गुणनफल यदि धनात्मक राशि है तो बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षणात्मक होगी। अर्थात यह स्थिति तभी संभव होगी जब Q1 भी प्लस का होगा और Q2 भी प्लस का होगा। धनावेश दोनों, या तो दोनों आवेश धनावेश होंगे या दोनों आवेश ऋणावेश होंगे। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं आवेशों के गुणधर्म के अंदर दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे ही Q1 तथा Q2 दोनों का गुणनफल एक धनात्मक राशि होगी तो यह बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होगी। और यदि
Q1 तथा Q2 दोनों का गुणनफल एक ऋणात्मक राशि है, 0 से छोटा है, तो इस अवस्था के अंदर लगने वाले इस बल की प्रकृति आकर्षणात्मक हो जाएगी। यह तभी संभव है, Q1 और Q2 का गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या तभी संभव है जब एक धनावेश होगा और दूसरा ऋणावेश होगा। तो यह कूलाम का नियम अदिश रूप में। अब हम इसे सदिश रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम कोई भी दो आवेश मानते हैं। माना यह आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। देखते हैं, Q1 के लिए मान लेते हैं स्थिति सदिश R1 सदिश है और Q2 के लिए स्थिति सदिश मान लेते हैं R2 सदिश है। स्थिति सदिश क्या होता है दोस्तों? स्थिति सदिश वह सदिश होता है जो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति को व्यक्त करता है, स्थिति सदिश कहलाता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये वाला पॉइंट अपना B है। तो बिंदु A पर कोई एक आवेश Q1 स्थित है और बिंदु B पर कोई एक आवेश Q2 स्थित है। मूल बिंदु से A1 के लिए स्थिति सदिश माना R1 है, मूल बिंदु से B के लिए स्थिति सदिश माना R2 सदिश है। A और B दोनों के बीच की दूरी, दोनों के मध्य जो विस्थापन सदिश है वो माना R21 सदिश है। एक के सापेक्ष दो का विस्थापन सदिश। यदि परिमाण की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, तो एक के लिए दो का विस्थापन सदिश और दो का एक के लिए विस्थापन सदिश, दोनों का जो परिमाण होगा अर्थात दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी, परंतु इनकी दिशा विपरीत होने के कारण ये विपरीत सदिश होंगे। तो अपने लिख सकते हैं R21 सदिश बराबर होगा -R12 सदिश के। तो दोस्तों, कोई भी दो आवेश लिए Q1 तथा Q2, इस Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। तो कूलाम के नियमानुसार एक के सापेक्ष दो पर लगने वाला बल माना F21 सदिश है। तो कूलाम के नियम से यह होगा K Q1 Q2 बटा में इन दोनों के मध्य दूरी जो हम पहले ही ले चुके हैं, परिमाण R21 का स्क्वायर। दोस्तों, K भी एक अदिश राशि है, Q1 भी अदिश है, Q2 भी अदिश है और यह दूरी भी अदिश राशि है, लेकिन बल एक सदिश राशि है। तो इसके लिए हमें एक दिशा का भी निर्धारण करना आवश्यक हो जाएगा। तो यह बल, इसकी दिशा लगा देते हैं हम R21 कैप, जहां R21 कैप जो है ये दो का एक के सापेक्ष इकाई सदिश है और इसको हम लिख सकते हैं इकाई सदिश को R21 सदिश बटा में R21 का परिमाण। तो इसके अंदर जैसे हम मान रखेंगे तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 बटा में R21 का स्क्वायर। यहां से इसका मान रखेंगे R21 का, तो ये बन जाएगा R21 सदिश बटा में R21 का परिमाण। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में गुणा में हो जाएंगे तो इसकी घात 3 बन जाएगी। K Q1 Q2 बटा में R21 की घात 3 R21 सदिश F21 सदिश। तो दोस्तों, एक के सापेक्ष दो के कारण लगने वाला जो बल होगा कूलाम के नियम से यह प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम F12 सदिश ज्ञात करते हैं। तो F12 सदिश होगा K Q1 Q2 बटा में R12 की घात 3 R12 सदिश। परंतु दोस्तों, यहां से हम देख सकते हैं
R12 का परिमाण R21 के परिमाण के बराबर है, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण ये सदिश विपरीत है। तो इन दोनों समीकरणों से हम मान इसके अंदर रखते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटा में R21 Q R21 सदिश, परंतु आगे एक माइनस का निशान आएगा। दोस्तों पिछले यहां से हम देख रहे हैं कि Q1 Q2 R21 का घात 3 R21 सदिश, ये मान F21 सदिश का है। तो इसके अंदर F21 सदिश का मान रखने पर हमें मिलेगा F12 सदिश बराबर हो जाएगा माइनस F21 सदिश के। इस समीकरण से हम क्या समझ सकते हैं? इस समीकरण से हमें यह पता लगता है कि आवेश 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल तथा आवेश 2 के कारण 1 पर लगाया गया बल परिमाण में तो समान है, परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों विपरीत बल हैं, विपरीत सदिश हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कूलाम का जो नियम है न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। तृतीय नियम कौन सा है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम कौन सा है कि प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत दिशा में समान परिमाण की एक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात ये दोनों बलों के परिमाण तो समान है, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण ये न्यूटन गति के तृतीय नियम की पालना करते हैं। दोस्तों आगे हम एक टॉपिक लेते हैं, इसमें जैसे एप्सिलॉन नॉट आया है। एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। यदि यहां पर निर्वात के बजाय कोई एक माध्यम उपस्थित हो जाए, ये जो बल निकाला है हमने F, ये निर्वात के लिए है, वैक्यूम के लिए है, F0 मानते हैं इसको। F0 का मान है K Q1 Q2 बटा में R², या अपने लिख सकते हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। यहां माध्यम की अनुपस्थिति है, वैक्यूम है, निर्वात है, तो निर्वात के लिए यहां पर हम निर्वात की वैद्युतशीलता ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। यदि निर्वात के स्थान पर कोई एक माध्यम उपस्थित हो तो हम इसे लिखेंगे F मीडियम, माध्यम के लिए मीडियम K Q1 Q2 बटा में R²। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पे माध्यम की वैद्युतशीलता आ जाएगी एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। जहां पर जो एप्सिलॉन है ये हो जाएगा अपना माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे दोस्तों हम पैरावैद्युतांक से भी समझ सकते हैं। पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक क्या चीज होती है? पैरावैद्युतांक किसी भी पदार्थ का या किसी भी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युताकर्षण बल को प्रभावित करता है। मान लेते हैं कोई भी दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं, इन दोनों के मध्य दूरी स्मॉल r है। पहले ये निर्वात में रखे हुए हैं, इनके मध्य कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, तो इन दोनों पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा F0 बराबर K Q1 Q2 बटा में R², अर्थात 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। यदि दूसरी स्थिति के अंदर इनके मध्य कोई एक माध्यम स्थित कर दिया जाए तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा Fm बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं, तो भाग देने पर हम देखते हैं F0 बटा में Fm, तो इसका मान आएगा हमारे पास एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात ही माध्यम का
पैरावैद्युतांक कहलाता है। इसको कैपिटल K से लिख सकते हैं या एप्सिलॉन R से लिखा जाता है। एप्सिलॉन R सापेक्ष वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन R का मान यहां से अपन एप्सिलॉन R, तो यहां से किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता जो होगी एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी यहां से अपने लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है दोस्तों, यह है कूलाम के नियम का सदिश रूप और पैरावैद्युतांक। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज होती है? वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश, मान लेते हैं कोई भी एक आवेश है Q, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये जितना भी क्षेत्र है जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, मान लेते हैं कोई अन्य आवेश Q डैश है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल अनुभव करता है। यह बल या तो आकर्षणात्मक प्रकृति का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति, दोनों तरह के बल लग सकते हैं। यदि इन दोनों आवेशों की प्रकृति परस्पर विपरीत प्रकृति है तो ये इन दोनों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के आवेश हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो मेन जो चीज देखने वाली है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी आवेश का क्षेत्र ही उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी क्षेत्र, कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश पर कितनी तीव्रता से बल लग रहा है। यानी कि मान लेते हैं कोई एक आवेश है, माना ये कोई आवेश है Q, ये इसका कोई एक वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर कोई एक परीक्षण आवेश है Q नॉट। परीक्षण आवेश क्या चीज होती है? सबसे पहले ये बात समझते हैं, परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश वह आवेश है जिसका परिमाण अति अल्प होता है, लगभग शून्य के बराबर। तो परीक्षण आवेश वह आवेश है जिसका परिमाण अति अल्प होता है। यह कोई आवेश Q है, कोई एक परीक्षण आवेश है जो इसके वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसके मध्य दूरी माना स्मॉल r है। तो किसी भी क्षेत्र पर द्वारा किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल E से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी भी इकाई धन परीक्षण, किसी भी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं F बटा में Q नॉट। E एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यह भी एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस उत्तर से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बल है, बल का मात्रक होगा न्यूटन, और परीक्षण आवेश एक आवेश है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम।
इसका एक अन्य मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। यहां से इसकी वैद्युत क्षेत्र की